एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3, देन प्रूव दैट एफ एक्स प्लस 2 इज एन इवन फंक्शन। तो सबसे पहले एफ एक्स प्लस 2 निकालो, उसके बाद चेक करो कि ये इवन फंक्शन है। सबसे पहले एफ एक्स प्लस 2 निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी एक्स है उसको रिप्लेस करना होगा एक्स प्लस 2 से। तो ऐसा आएगा एक्स प्लस 2 माइनस 1 प्लस इस तरह से। फिर देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 1 मॉड प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। और इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट यहाँ से निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्या करो, इस नए एक्सप्रेशन को ही एक नया फंक्शन जी एक्स मान लो। मतलब वह एक्सप्रेशन जो एफ एक्स प्लस 2 है उसको हम एज ए होल जी एक्स मान लेते हैं। और अगर ये इवन है तो जी माइनस एक्स बराबर जी एक्स लिखना होगा। तो हम लोग निकालते हैं जी माइनस एक्स। जी माइनस एक्स आएगा मॉड ऑफ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स लिखो, तो आएगा माइनस एक्स प्लस 1 मॉड प्लस मॉडलस ऑफ माइनस एक्स प्लस मॉडलस ऑफ माइनस एक्स माइनस 1। इसके बाद तुम क्या करो, इसमें माइनस निकाल दो कॉमन, इसकी माइनस निकालोगे ऐसा आएगा, यहाँ माइनस निकालो कुछ ऐसा आएगा। और जैसा तुम्हें याद होगा कि मॉड ऑफ u बराबर मॉड ऑफ माइनस यू ही रह जाता है। मॉड के अंदर u हो या माइनस u हो, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अगर माइनस है तो हम चाहे तो हटा सकते हैं, या अगर पहले से प्लस है हम माइनस चाहे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ देखोगे ये सारे में माइनस एक एक्स्ट्रा है, इसे हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे u मान लोगे तो मॉड ऑफ माइनस यू बराबर ये मॉड u ही हो जाएगा, यानी ये मॉड एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है। उसी तरह इसे मॉड एक्स लिखा जा सकता है और ये मॉड एक्स प्लस 1 लिखा जा सकता है। तो जी माइनस एक्स जो इतना आया था उसको हम लोग माइनस ऑब्जर्व करके इस तरह लिखेंगे, और तुम देखोगे ये वैल्यू यही आ गई है, मॉड एक्स प्लस 1 यहाँ है, मॉड एक्स ये है, मॉड एक्स माइनस 1 ये है, यानी कि ये तुम्हारा जी एक्स ही है। इस प्रकार देखते हैं कि जी माइनस एक्स बराबर जी एक्स आता है, मतलब ये इवन फंक्शन आ गया है। हम लोग प्रूफ करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड और टू इवन फंक्शन इज इक्वल टू एन इवन फंक्शन। तो हम लोग दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ये इमेजिन कर लेते हैं और इनकी प्रोडक्ट को एक नया फंक्शन कुछ एच एक्स मान लेते हैं। अगर ये दोनों फंक्शन ऑड है तो इनके रिलेशंस इस तरह होंगे, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड जी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि दो ऑड फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो एक इवन फंक्शन होगा। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले एच माइनस एक्स निकालते हैं। एच माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स, और इस रिजल्ट को डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो एफ माइनस एक्स आएगा माइनस एफ एक्स, जी माइनस एक्स आएगा माइनस जी एक्स, और ये जो रिजल्ट है वो बराबर हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स एच एक्स के बराबर है, तो हम लोग देखते हैं कि एच माइनस एक्स एच एक्स के बराबर हो जाता है, और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एच एक्स एक इवन फंक्शन होगा। अगर ये दोनों इवन फंक्शन होते हैं, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इवन फंक्शन होते हैं तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होता, जी माइनस एक्स बराबर जी एक्स होता, और एच माइनस एक्स बराबर एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स बराबर ये होता प्लस एफ एक्स इंटू प्लस जी एक्स, और ये रिजल्ट फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी एच एक्स ही रहता है, तो भी एच एक्स इवन फंक्शन आता है। इस तरह हम लोग ये प्रूफ कर लेते हैं कि दो ऑड फंक्शन या दो इवन फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है वो एक इवन फंक्शन होगा। इसके साथ एक और भी काम कर सकते हैं, इन दोनों में अगर कोई एक ऑड है और एक इवन है तो इनका प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा। अगर एफ एक्स को ऑड मान लें और जी एक्स को इवन, तो एफ एक्स ऑड होने के चलते एफ माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स होगा, लेकिन जी माइनस एक्स इवन होने के चलते जी एक्स हो जाएगा। और तब इसी को हम लोग इस तरह लिखते हैं एच माइनस एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स। ये तो माइनस एफ एक्स होगा लेकिन जी माइनस एक्स सिर्फ जी एक्स हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये बराबर होगा माइनस एच एक्स। तो तुम देखोगे कि एच एक्स जो है वो इवन नहीं होकर ये फिर एक ऑड फंक्शन हो गया है। तो इस तरह से एक रिजल्ट हमारे सामने ये भी होता है कि दो ऐसे फंक्शंस का प्रोडक्ट जिसमें कोई एक ऑड और दूसरा इवन है तो उनका प्रोडक्ट ऑड फंक्शन हो जाएगा। जब हम लोग दो फंक्शंस को कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट किस तरह आता है वो इस टेबल में लिखा हुआ है। एफ एक्स और जी एक्स दो ऐसे फंक्शंस लेंगे जो आइडेंटिकली जीरो नहीं है। आइडेंटिकली जीरो होने का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स जीरो, जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस हो जाती है। तो यहाँ एफ एक्स और जी एक्स कोई भी आइडेंटिकली जीरो नहीं है। अब इसके डिफरेंट केसेस लेते हैं। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों ऑड हो जाता है तो उनका एडिशन, मतलब दो ऑड फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो भी ऑड आएगा। और प्रोडक्ट ये तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, ये इवन आता है।
रेशियो भी इवन आ जाएगा। लेकिन इन दोनों में जब एक ऑड एक इवन लेते हैं तो इनका सम या डिफरेंस वो नाइदर ऑड नॉर इवन हो जाता है, प्रोडक्ट ऑड हो जाएगा, रेशियो वो भी ऑड हो जाएगा। थर्ड कॉलम वही चीज़ है, इसमें पहला जो ऑड था वो इवन हो गया है, दूसरा इवन था वो ऑड आ गया है, रिजल्ट वही रहेगा। उसके बाद fx और gx जब दोनों इवन हो जाते हैं तो उनका समेशन और डिफरेंस वो इवन रहता है, प्रोडक्ट और रेशियो तो इवन होता ही है, ये याद रख लेना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं डोमेन क्या चीज़ होती है। तो अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx लेते हैं तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वैल्यूज ऑफ x को ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू डालें और fx का जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर हो, इमेजनरी ना हो। तो इमेजनरी के बारे में तुम पहले पढ़े होगे, किसी फाइनाइट नंबर में अगर हम 0 से भाग देते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए इस फंक्शन को अनडिफाइंड होने से रोकना होगा। अगर इसका रिजल्ट चाहिए तो, इसका रेंज चाहिए तो, इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होना अलाउ नहीं करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होना अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होने से इमेजनरी हो जाता है। तो डोमेन का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन बिकम्स रियल, या द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर। और x की जो वैल्यू डोमेन में होती है उसके करस्पॉन्डिंग fx के जितने वैल्यूज मिलते हैं उन सारे वैल्यूज का जो सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे डोमेन निकालते हैं अलग अलग फंक्शंस की, उसको देखेंगे। इसको हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं 3-4 पार्ट में। सबसे पहले हम लोग अलजेब्राइक देखेंगे, फिर लॉगरिथमिक देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक देखेंगे, उसके बाद उनका मिसलेनियस फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले एक कॉमन रूल जो हो सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो अलजेब्राइक को देखते हुए हम सबसे पहले रूल बनाते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हर जगह होगा जहाँ भी वैसे कोई घटना घटेगी। सबसे पहला रूल इस तरह का आता है, अगर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी टर्म, कोई टर्म मान लो कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं। इस तरह से एक एक्सप्रेशन है जिस पर कोई स्क्वायर रूट है, या कोई टर्म है, कोई भी टर्म fx मान लेते हैं, इसका पावर 1/4 हो जाता है, मतलब इवन रूट होना चाहिए, ऑड नंबर डिवाइड बाई इवन नंबर, इसको कहते हैं इवन रूट। तो जब जब ऐसी परिस्थिति आएगी इसके डोमेन के लिए, इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हम लोग लिखते हैं कि एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर रूट, विद इन फोर्थ रूट, इन जनरल विद इन इवन रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला कंडीशन। ऑड रूट की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर तुम्हारे सामने फंक्शन कुछ इस तरह का आता हो fx टू द पावर 1/3 और इसके लिए कंडीशन लगाया तो कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि fx पॉजिटिव होने पर भी रियल होता है और नेगेटिव होने पर भी रियल होता है। अगर तुम -8 का क्यू रूट निकालते हो तब ये -2 आता है जो कि एक रियल नंबर है, लेकिन -4 का स्क्वायर रूट तुम नहीं निकाल सकते, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसलिए ऑड रूट के लिए कोई कंडीशन नहीं होता है, इवन रूट के लिए कंडीशन होता है, और वो कंडीशन है स्क्वायर रूट या इवन रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसे नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा। सेकंड, अगर कभी डिनोमिनेटर कहीं आता हो, जैसे हम लोगों ने डिनोमिनेटर यहां दिखाया था, अगर कोई फंक्शन रैशनल फॉर्म में आता है, सम फंक्शन fx डिवाइड बाई gx, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देना पड़ेगा। अगर u बाई v कहीं आता है फंक्शन, तो हमें इमीडिएटली एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, v कैन नॉट बी 0। थर्ड, अगर हम ऐसा लें कि fx एक फंक्शन है जिसकी कोई डोमेन है d1, fx की डोमेन d1 है, और एक दूसरा फंक्शन है gx, इसकी डोमेन है d2, और मान लो इस फंक्शन को हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे fx प्लस gx कर लेते हैं, या fx माइनस gx कर लेते हैं, या fx इंटू gx कर लेते हैं। तो इन तीनों की डोमेन क्या होगी? इन तीनों की डोमेन जो होती है वो कॉमनली d1 और d2 के इंटरसेक्शन के द्वारा दी जाती है। याद रखेंगे, इफ fx इज डिफाइंड इन डोमेन d1, gx इन डोमेन d2, देन fx प्लस माइनस gx और fx इंटू gx इज डिफाइंड इन द डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2। अगर d1 बाई d2 करना है, सॉरी, अगर fx बाई gx आता हो इस तरह से, तो तुम्हें इसका डोमेन इस तरह लिखना पड़ेगा d1 इंटरसेक्शन d2, और gx जिसमें वैनिश होता है, जिसमें gx वैनिश होता है उसे हटा देना पड़ेगा। मतलब d1 इंटरसेक्शन d2 लिखने के बाद तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन gx इज इक्वल टू 0। gx जिसमें वैनिश करता है, जितने वैनिश करने पर जितने रूट्स आएंगे उनको इस इंटरवल से डिडक्ट करना पड़ेगा और तब ये डोमेन मिलेगा। अब हम लोग अलजेब्राइक फंक्शंस के डोमेन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। हम लोग अलजेब्राइक फंक्शंस का डोमेन निकालना सीखेंगे। एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू √x² माइनस 4x प्लस 3। चलो सबसे पहले इससे भी इजी कुछ एग्जांपल देखो। मान लो तुम्हारे सामने ऐसा एग्जांपल आता है y इक्वल टू √x और तुमसे पूछा जाता है इसकी डोमेन क्या होगी।
तो इसमें एक ही कंडीशन लगेगा, ओनली द कंडीशन ड्यू टू स्क्वायर रूट, और वो कंडीशन है x ग्रेटर इक्वल टू 0। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो यही इतना ही हो जाएगा। अगर तुमसे पूछता है y इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3, इसका डोमेन क्या होगा, तो ऑब्वियस है इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑड रूट है, कोई कंडीशन नहीं लगेगा, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, और इसलिए इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। तुम कोई भी नंबर डाल कर देखो ये डिफाइंड रहेगा। अगर 0 डालते हैं 0 टू द पावर 1/3 वो भी 0 आएगा, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव की क्यूब रूट नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव डालोगे उसका क्यूब रूट तो रिजल्ट आता ही है। इसलिए ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है। इसमें एक चेंज ऐसा ला देते हैं, अगर y इक्वल टू 1/√x दे दिया जाए तब डोमेन कैसे निकलेगा, तो देखोगे यहाँ दो कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन है स्क्वायर रूट के चलते और दूसरा कंडीशन डिनोमिनेटर के चलते। यहाँ ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो यहाँ हमें ये लिखना चाहिए कि √x इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में, ये टर्म डिनोमिनेटर में, इसलिए अलग से एक कंडीशन लगाएंगे कि √x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू 0। या डायरेक्टली यहीं से तुम इक्वल साइन हटा दो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लिख देंगे x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं, यही डोमेन हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में ले आते हैं और एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है √x² - 4x+3 और इसकी डोमेन निकालनी है, तो इस तरह से कंडीशन लेके चलेंगे। ये पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है, इसलिए हम लिख सकते हैं इस तरह से कि y इज डिफाइंड इफ x² - 4x+3 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। सोच सकते हो और कोई कंडीशन आएगा क्या, चूंकि ये एक ही फंक्शन है इसलिए इसमें कोई दूसरा कंडीशन नहीं आएगा। दूसरा डिनोमिनेटर में ये नहीं है, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो लिखते कि ये नॉट 0 होगा, उसको अलग से हम लिख कर दिखाएंगे थोड़ी देर में। अब इसके रिजल्ट को निकालने के लिए क्या करेंगे, रिकॉल करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइन इसके मेथड को। सबसे पहले इसका रूट्स निकाल लिया जाए, तो देखोगे इसका रूट्स आएगा 1 और 3। उसके बाद उसको हम नंबर लाइन पर ले जाएंगे। एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये 1 ये 3 इसके रूट्स हो गए। रिजल्ट याद कर लो कि बिटवीन द रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक का जो साइन होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² के साइन का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1, इसलिए 1 और 3 के बीच जो साइन आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, 3 के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो साइन आता है होता है सेम एज द कोफिशिएंट ऑफ x², सेम ऐसे स्मॉल रूट के लेफ्ट में भी वही होता है, मतलब ये पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, जिस इंटरवल में वो पॉजिटिव हो रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं कि बिफोर 1 ये 1 से पहले कहाँ तक जाएगा, तो -∞ तक, या आफ्टर 3 के आगे कहाँ जाएगा, ∞ तक। तो ये इंटरवल यहाँ से यहाँ या ये इंटरवल यहाँ से यहाँ, ये हमारा इन दोनों जगहों पर, इन दोनों इंटरवल्स में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है और इक्वल टू 0 लेना है, इसलिए रूट्स को इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह लिखाएगा, x < = 1 बिफोर 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 3 यानी आफ्टर 3। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि -∞ से लेकर 1 तक, तो ऐसा लिखते हैं -∞ <x < 1 इक्वल टू 1। और इसको तुम चाहो तो बाद में इंटरवल में लिख सकते हो, जब इक्वल होता है तो इंटरवल इस तरह लिख देते हैं ऐसे 1 ये -∞ और ये क्लोज देना पड़ेगा, ये क्लोज का साइन होता है। जब इक्वलिटी साइन आता है तो ये बिग ब्रैकेट देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये नंबर इंक्लूडेड है। -∞ या इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, इस पर इक्वल साइन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर तुम छोटा ब्रैकेट दे दो, स्मॉल ब्रैकेट, और के बदले यूनियन लिख दो। फिर इसे लिखते हैं 3 to ∞, जिसमें इन्फिनिटी पर इक्वल साइन नहीं लगेगा, 3 पर लग रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे 3 to ∞, इस तरह से। तो इसके बदले में तुम ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, इस फंक्शन का ये डोमेन है। अब हम लोग निकालते हैं ऐसे फंक्शन का डोमेन जो दो फंक्शन को ऐड करने से बना है। ये दो फंक्शन हैं और रिजल्ट याद होगा, अगर इसकी डोमेन D1 निकल आए, इसकी डोमेन अगर D2 निकल आए, तो फंक्शन y के जो डोमेन है वो D1 और D2 का इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसकी डोमेन अभी प्रीवियस मेथड में हमने देखा है, लिखना होगा x² - 3x+2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। चूंकि ये न्यूमरेटर में है इसलिए यहाँ इक्वल टू 0 होगा, और साइन स्कीम से तुम इसका रिजल्ट निकालोगे तो इसका रिजल्ट इस तरह आएगा, x < 1 और x ग्रेटर इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं सेट A। एंड दूसरा कंडीशन यहाँ से आएगा, ये फंक्शन कब डिफाइंड है, तो स्क्वायर रूट के अंदर तो ये है ही, इसलिए लिखना होगा x² - 3x - 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लिखते रूट के चलते, लेकिन चूंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आएगा। पहले यहाँ आया था क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए यहाँ नहीं आएगा। अब इसको तुम निकालोगे तो इस तरह आएगा x < -1 और x ग्रेटर दैन 4, इसको b मान लो।
इसके बाद ए और बी की इंटरसेक्शन तुमको करनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे करते हैं, तो एक नंबर लाइन पर दोनों इंटरवल्स को दिखाना होगा। हम लोग दिखाते हैं इस तरह। सेट ए के जो दोनों इंटरवल्स हैं वो एक साइड, इस नंबर लाइन के एक साइड लिखे जाने चाहिए, और सेट बी के जो दो इंटरवल्स हैं उसको भी नंबर लाइन के दूसरे साइड में, लेकिन दोनों को एक तरफ लिखना होगा। तो पहले इसको लिखते हैं लेस देन 1, उसको इस तरह लिखते हैं लेस देन 1, इस तरह लिख देते हैं यहाँ, इस तरह से 1 के लेफ्ट में, यानी -20 तक। सेकंड है ग्रेटर इक्वल टू 2, तो 2 से राइट तक ले जाते हैं। चूंकि देखोगे इन दोनों पर इक्वल साइन है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक नहीं दिखाया गया। 2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है, उसमें ब्लैंक नहीं दिखाया जा रहा है। मतलब ये दोनों पॉइंट, ये दोनों रूट्स इंक्लूड कर लिए गए हैं। इस इंटरवल में आओ, लिखता है x लेस देन -1, -1 के लेफ्ट में या फिर 4 के राइट में, और यहाँ इक्वल साइन नहीं है, इसलिए -1 और 4 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और इसको हम लोग नीचे दिखाते हैं, नंबर लाइन से नीचे दिखाते हैं। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इस तरह होगा, इस तरह। और इंटरसेक्शन, दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन का मतलब है वह कौन सा पोर्शन है, लाइन का कौन सा पोर्शन है, वह कौन सा इंटरवल है जहां पर ये दोनों चीज एक साथ मिलते हैं। जैसे तुम देखोगे 2 to 4, तो ये सेट ए मिल जाता है, सेट ए का इंटरवल ये मिल रहा है, लेकिन इसके नीचे बी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन भी नहीं हुआ। अगर हम 4 से आगे देखते हैं तो अपर लाइन भी मिल रही है, यानी सेट ए भी मिल रहा है, और लोअर लाइन भी मिल रही है, यानी सेट बी भी मिल रहा है। तो दोनों सेट जहां मिलता है वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इसलिए ये पार्ट आएगा तुम्हारा 4 to ∞ आएगा। एक्जैक्टली उसी तरह -1 के लेफ्ट में तुम देखोगे ऊपर वाला लाइन भी है, नीचे वाला भी है। -1 1 के बीच में ऊपर तो है, नीचे नहीं, इसलिए ये इंटरसेक्शन नहीं हुआ। आंसर ये होगा। तो ज्वाइंटली हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखेंगे इस तरह से, x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 4। क्लियर है, इक्वल साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, और ये फिर हमारा डोमेन हो गया। अब हमारे सामने एक अलजेब्राइक रैशनल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन बाई क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल। इसको इकट्ठे एक साथ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंडीशन लिखो, y इज डिफाइंड इफ 2x + 1 डिवाइड बाई, इसको फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज कर लो। इसका फैक्टर्स कुछ इस तरह आएगा, x × x² - 3x + 2, वो फैक्टर होकर ऐसा हो जाएगा x - 1 × x, ऐसा। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक अलग कंडीशन ये भी आएगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इसको 0 नहीं होना होगा, यानी इसके जो रूट्स हैं वो हमें शामिल नहीं करने होंगे। इसके रूट्स 3 रूट्स आएंगे, देखोगे 0 1 2, वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। बहुत लड़के इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, फिर दोनों को एक साथ नेगेटिव लेंगे, दो अलग अलग केस में सॉल्व करेंगे। वो मेथड तो सही है, परंतु बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। हम लोग सीधे सीधे एक बार साइन स्कीम पर चले जाते हैं। साइन स्कीम याद होगा, किसी भी रैशनल फंक्शन का साइन स्कीम निकालने का मेथड हमने पढ़ा है। ये पहले न्यूमरेटर का रूट्स निकालते हैं, फिर डिनोमिनेटर का रूट्स निकालते हैं, और सारे रूट्स को एक साथ प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। तो देखो कैसे प्लॉट करते हैं। न्यूमरेटर की रूट क्या आएगी, 2x + 1 को 0 करो तो रूट आएगा -½ उसके बाद डिनोमिनेटर को 0 करो। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो रूट्स आएगा x = 0, x = 1, x = 2। उसको फिर प्लॉट करो तो आएगा 0 1 और ये 2। ये नंबर जितने भी रूट्स हैं वो प्लॉट हो गए। उसके बाद हमने बताया था कि टेस्ट कर लेना चाहिए किसी एक नंबर को लेकर। मान लो इस 2 से इन्फिनिटी के बीच कोई एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 4 5, मान लो 3 लेते हैं। 3 डालो, देखो ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, सारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए रिजल्ट क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने ये बताया था जिस रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड होती है उसके दोनों ओर साइन डिफर करता है। तो देखोगे कि इसमें 2 एक ही बार आएगा, इसको इक्वल करने से एक ही बार 2 आएगा, यानी 2 की फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए इसके राइट साइड पॉजिटिव आया है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन में हर रूट एक ही बार आया है, हर एक रूट की फ्रीक्वेंसी ऑड है, इसलिए हर रूट के दोनों साइन डिफरेंट होगा। अब देखो 1 के राइट नेगेटिव है तो लेफ्ट में क्या लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा। 0 भी एक ही बार आया, राइट पॉजिटिव है, 0 के राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। -½ न्यूमरेटर का रूट है और वो एक ही बार आया है, इसलिए -½ के राइट जो साइन है लेफ्ट में उसका उल्टा होगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब तुम्हें यहाँ से कलेक्ट कर लेना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो को यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, -∞ से लेकर -½ के बीच पॉजिटिव है, 0 to 1 पॉजिटिव है, और ये 2 to ∞ पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर लिखाएगा, देखो -3 to -½ ऐसे, -∞ <x <(-½ और
फिर देखेंगे 0 to 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 और 2 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो क्या ये आंसर हो गया? जब यहाँ इक्वल टू साइन आ रहा है तो न्यूमरेटर के रूट्स को इंक्लूड करना होगा, डिनोमिनेटर बराबर 0 नहीं लेना होता है, इसलिए डिनोमिनेटर के रूट्स को हम लोग को इंक्लूड नहीं करना होगा। तो न्यूमरेटर का रूट -½ है, -½ पर इक्वल साइन डाल दो, लेकिन 0, 1 और 2 पर इक्वल साइन कभी भी नहीं डालना चाहिए, गलती से भी पड़ जाएगा तो मार्क्स तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब इसको इंटरवल फॉर्म में तुम लिख सकते हो इस तरह से, -∞ to -½ -½ पर इंटरवल क्लोज कर दो, यानी बिग ब्रैकेट डाल दो और इस पे स्मॉल ब्रैकेट, यूनियन 0 to 1 ये दोनों ओपन इंटरवल्स में रहेगा, इस तरह यूनियन 2 to ∞ ये दोनों भी ओपन इंटरवल में रहेगा स्मॉल ब्रैकेट के साथ। इस प्रकार इस फंक्शन का ये डोमेन हुआ। अब देखो इस फंक्शन के डोमेन निकालते हैं और ये तुम्हारे सामने क्लियर होना चाहिए कि ये तभी डिफाइंड होगा जबकि mod x - x पॉजिटिव। तुम इसे बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बना सकते हो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते थे, ये हो जाएगा mod x > x। तुम्हें याद होगा अगर कोई पॉजिटिव x लेते हो, अगर x > 0 लें, नॉन नेगेटिव x, तो mod x और x बराबर हो जाता है, यानी ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि > 0 के इंटरवल का कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए इसका डोमेन नहीं होगा। अब नेगेटिव में देखते हैं, तो याद करो अगर x नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव। जैसे -2 लेते हैं तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, 2 ग्रेटर -2, ये ऑटोमेटिक ट्रू है। इसलिए यहाँ से तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि इट इज ट्रू, मतलब दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू इफ x इज लेस देन 0, और डायरेक्टली कह सकते हो कि ये उसका डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसे तुम एक्सप्लेन करके जाना चाहो तो एक्सप्लेन करके जा सकते हो। एक्सप्लेन करके इस तरह जाओगे, दो केस बनाने होंगे। सबसे पहला केस लेते हैं, इफ x इज लेस देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तुम देखोगे mod x बराबर -x हो जाता है। याद कर लो मॉड का एक्सप्लेनेशन, mod x बराबर -x होता है। उसके बाद यहाँ तुम डाल दो, इस मॉड के बदले अगर हम यहाँ -x डालेंगे तो आएगा -x > x, इसको उस साइड ले आओ, 0 > 2x तो आएगा x लेस देन 0। तो हम लोग लिए थे केस x लेस देन 0, आंसर आया x लेस देन 0 और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो x लेस देन 0 होगा, यानी ये तो हमारा आंसर हुआ ही। अब एक दूसरा केस लेते हैं x > 0 का। अगर तुम x > 0 लेते हो, जान दो अगर x > 0 लेते हैं तो mod x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं ऐसे, mod x के बदले x, क्योंकि x > 0 में mod x बराबर x होता है, इसलिए इनइक्वालिटी इस तरह से हो जाएगा x > x, और ऑब्वियसली ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारे डोमेन में नहीं आएगा और हमारा डोमेन सिर्फ और सिर्फ ये होगा। इस फंक्शन के डोमेन निकालो किस तरह, तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x > 0 इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इसके बाद तुम्हें लिखना होगा इस तरह से, इसको इस साइड ले आते हैं तो ऐसा आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन x। तो रिकॉल करो अपने बेसिक नॉलेज को, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। तुम्हें याद होगा ये रिजल्ट, ये ऑलवेज ट्रू होता है, लेकिन यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो तुम्हें ये पता करना होगा ये दोनों इक्वल कब होता है। तो याद करो जब हम इंटीजर्स लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट x और x दोनों बराबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ बराबर साइन नहीं है इसलिए इंटीजर्स को छोड़ना होगा, यानी सारे नंबर्स के लिए ट्रू होगा, इंटीजर्स के लिए ट्रू नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसको हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। और इसी का एक दूसरा जस्ट माइनस करके एक सवाल ये, इसको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर निकालेंगे दिस इज डिफाइंड इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस x इज पॉजिटिव, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x। तो क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x कभी होता है? अपने बेसिक नॉलेज को यूज करो, याद करो ये फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x होता है, ये कभी भी ग्रेटर देन x नहीं हो सकता है, इसलिए लिखेंगे दिस इज सेटिस्फाइड फॉर नो x, यानी इसका डोमेन होगा फाई, दिस फंक्शन इज नेवर डिफाइंड। अब देखो यहाँ फिर स्पेशल फंक्शन पर बेस करके हुए एक सवाल दिया हुआ है। तो पहले इस फंक्शन के डोमेन निकालो, हम इसे ऐसा लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर -1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, एंड द सेकंड कंडीशन कम्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, वो आएगा 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। जब इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर ऐसा आ जाएगा 1 to 3। और तुम्हें याद होगा इंटीग्रल पार्ट फंक्शन किसी भी इंटीजर से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो उसे हटाने पर कोई चीज नहीं आता है। मतलब इस पार्ट ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी को अगर देखोगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर ही रह जाएगा इसके हटाने से, क्योंकि याद कर लो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ u ग्रेटर इक्वल टू k होता है, तो ये इंप्लाई करता है u ग्रेटर इक्वल टू k।
इफ के इज एन इंटीजर। लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी फंक्शन लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर होता है, तो इस फंक्शन के हटाने से यहाँ इक्वल साइन हट जाता है और ये एक बढ़ जाता है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब ये दो पार्ट में चला गया है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1, इससे तुम्हारे पास आएगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1। जब इसमें आओगे x स्क्वायर लेस देन 4, सेकंड इनइक्वालिटी में x स्क्वायर लेस देन 4, तो यहां से आएगा -2 लेस देन x लेस देन 2। उसके बाद तुम्हें इसका और इसका इंटरसेक्शन करना होगा और तब तुम देखोगे तुम्हारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1 और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। इसकी डोमेन निकालते हैं तो कंडीशन आएगा इस तरह से, ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करो तो ये इस तरह आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 25। जब इस इंटीग्रल पार्ट को हटाओगे तो तुम्हारा इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 26, क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन जब जब लेस देन इक्वल टू इंटीजर रहता है तो ये इक्वल साइन हटता है और ये इंटीजर एक बढ़ जाता है। तुम देखोगे एक्स आ जाएगा -√26 से लेकर -√26 से लेकर +√26 तक। उसके बाद इसको देखोगे तो दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड इफ mod x - 4 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी mod x ग्रेटर इक्वल टू 4। इससे आएगा x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर इक्वल टू 4। तो ये इंटरवल और इस इंटरवल इन दोनों का तुम इंटरसेक्शन कर दो और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।